आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है हुकूमत मुखालिफ तहरीक, पीडीएम का फाइनल राउंड या मामला लटक जाएगा, पाकिस्तान के कौन कौन से असासे आलमी इदारों के पास गिरवी हैं, भारत का यौम जमहूरिया, टैंक दौड़ेंगे या ट्रैक्टर चलेंगे, मंगल मोदी के लिए भारी क्यों, कराकोरम के पहाड़ों में मौजूद पॉजिटिव पाकिस्तान से मुलाकात भी आज के दस्तक का हिस्सा होगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। आज 3 दिन के बाद कौमी असम्बली का इजलास दोबारा मुनक्किद हुआ, लेकिन आज फिर कोरम पूरा ना होने पर इजलास मुलतवी कर दिया गया। असम्बली इजलास में ऑपोजिशन की अदम शिरकत के बायस कोरम पूरा नहीं हो पा रहा है। आज भी इसी मामले पर ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हुए। ऑपोजिशन ने स्पीकर कौमी असम्बली पर अदम एतमाद का इजहार किया, जबकि ऑपोजिशन रहनुमाओं के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी न करने का जिम्मेदार भी स्पीकर को ठहराया गया। ऑपोजिशन का मौक़िफ़ है कि स्पीकर सिर्फ पीटीआई का है और उनका रवैया ऑपोजिशन के साथ इंतहाई मुतासिबाना है। स्पीकर का जो किरदार है वो जानिबदार है। ऑपोजिशन की अक्सरियत असम्बली इजलास में शरीक नहीं हुई, लेकिन सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ और ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तस्वीर लेकर इजलास में पहुंचे। उन्होंने दोनों रहनुमाओं की कुर्सियों पर उनकी तस्वीर रखकर एहतजाज किया। एक अनोखा एहतजाज आज पार्लियामान के अंदर देखने को मिला, जहां कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तस्वीर थी, ख्वाजा आसिफ की तस्वीर मौजूद थी। वैसा ही मामला नून लीग के पार्लियामानी इजलास में भी हुआ, जहां दोनों रहनुमाओं की तस्वीर रखी गई। ऑपोजिशन हुकूमत को असम्बली इजलास में शरीक ना होकर टफ टाइम दे रही है, जबकि हुकूमत की कोशिश है कि असम्बली की कार्रवाई को आगे बढ़ाए। इसी हवाले से मुज़ाकरात भी नाकाम हुए, लेकिन मरियम नवाज शरीफ का दावा है कि हुकूमती अरकान ने ऑपोजिशन चेंबर में जो बातें की हैं वो अगर बताई जाए तो हंगामा बर्पा हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि हुकूमत अब ऑपोजिशन से एनआरओ मांग रही है, जो उन्हें नहीं मिलेगा। अब हुकूमत को इंशाअल्लाह ताला एनआरओ नहीं मिलेगा। ऑपोजिशन के मुताबिक असम्बली इजलास में स्पीकर के रवैये के बायस वो शरीक नहीं हो रहे, लेकिन इसके बावजूद ज़िमनी इंतखाबात में शरीक हो रहे हैं। यही नहीं बल्कि आज तो मुस्लिम लीग नून ने भी सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया है। अब सवाल पैदा होता है कि अगर ऑपोजिशन असम्बली के फ्लोर पर हुकूमत को टफ टाइम देना चाहती है तो असम्बली इजलास में शरीक क्यों नहीं होती है। लॉन्ग मार्च, एहतजाजी धरने, असम्बलियों से इस्तीफे, इंतखाबात का बायकॉट, सब दावों के बरक्स पार्लिमानी सियासत में शिरकत के पीछे क्या मकासद कार फरमाएं। यही नहीं बल्कि गुज़श्ता रोज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने ऑपोजिशन को आहिस्ता चलने का मशवरा दिया है। साबिक सदर का कहना था कि हुकूमत से निजात के लिए पीडीएम तमाम ऑप्शंस बतदरीज इस्तेमाल करेगी। अगले चंद महीने मुल्क की सियासत के मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम है। जुमे को चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने का इशारा भी दिया था। हमने हमला करना है तो आईनी और कानूनी तरीका, तो जमहूरी तरीका ये है कि हम अदम एतमाद लेकर आए। अदम एतमाद कठपुतली वज़ीर आला के खिलाफ, अदम एतमाद कठपुतली स्पीकर के खिलाफ, या अदम एतमाद नालायक, नाजायज, नाअहल सेलेक्ट के खिलाफ। रब इंशाअल्लाह ताला हम अपने इत्तेहादियों को इस स्ट्रैटेजी पे मनाएंगे, एक पेज पे लेकर आएंगे। फिर जितना हमारा चाय की दावतों पे इनके पसीना निकलेंगे, उतना हमारा 10-10 जलसे से असर नहीं होता। अब सवाल पैदा होता है कि क्या साबिक सदर का बयान हुकूमत को रिलीफ देने के बराबर नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी कुछ ऐसी बात कर रहे हैं। क्या पीपल्स पार्टी दीगर सियासी जमातों को अपने एजेंडे पर रजामंद कर पाएगी? क्या पीडीएम की जमातें पीपल्स पार्टी के बयानिए से मुत्तफिक हो पाएंगी? इन सवालात का जवाब आज मरियम नवाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू में दिया है। वो क्या कह रही थी उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। जब पीडीएम की अगली मीटिंग होगी उसमें हम बैठ के इस बात को डिस्कस करेंगे। मैं सुन रही थी बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि पीडीएम में रखूंगा इस बात को, तो जब वो रखेंगे तो हम इस चीज पे उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। जिस वक्त पे पीडीएम ये समझेगी कि ये वक्त मुनासिब है इस्तीफे देने का, प्रेशर में आकर कोई काम नहीं करेंगे। सब बहुत एक्सपीरियंस पार्टीज हैं पीडीएम के अंदर, वो जब ये फैसला करेंगे कि ये मुनासिब वक्त है इस पे इस्तीफे देने हैं तो इस्तीफा भी होगा, लॉन्ग मार्च भी होगा इंशाअल्लाह ताला। अब हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा या लॉन्ग मार्च और धरनों के जरिए हुकूमत गिराई जाएगी। इन हाउस तब्दीली कैसे लाई जा सकती है? तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के कितने इम्कानात हैं? इन्हीं सवालात का जवाब तलाश किया जाए तो ऑपोजिशन इस मामले पर पहले ही हाथ खड़े कर चुकी है। क्या तहरीक अदम एतमाद का जो निज़ाम है उसके तहत अब तहरीक अदम एतमाद को कामयाब कर सकते हैं? नहीं, मेरा इसमें ज़ाती ख्याल है कि ये मुमकिन नहीं है। अपोजिशन ने 172 मेंबर प्रोड्यूस करने होते हैं असेंबली में। जो हुकूमत है वो नैब को भी इस्तेमाल कर रही है, आज वो पुलिस को भी इस्तेमाल कर रही है, वो मेंबर उठाकर ले जाएगी, तहरीक अदम एतमाद वहीं रह जाएगी।
ऑपोजिशन के पास इस वक्त हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और इन हाउस तब्दीली का कोई ऑप्शन मौजूद है या नहीं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इस हवाले से पूरे एतमाद दिखाई दे रही है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी हमारे प्रोग्राम में कह चुके हैं कि ऑपोजिशन की तरफ से तहरीक अदम एतमाद आना, इसको एक्सरसाइज करना और इसका कामयाब होना यकीनन एक मुश्किल अमर है। अगर ये नहीं होता तो फिर ऑपोजिशन के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? जो ऑप्शंस मौजूद हैं सड़क गर्म करने के, लॉन्ग मार्च करने के, वफाकी दारुल हुकूमत में धरना देने के हवाले से उस पर पहले ही बहुत सारी तारीखी ऑपोजिशन दे चुकी है। 31 दिसंबर तक ये फैसला भी किया जाएगा कि इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च कब किया जाए, उसकी तारीख का तयन भी किया जाएगा। 31 जनवरी तक हुकूमत को होने की मोहलत है और ये आखिरी तारीख होगी। उसके बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस की क़यादत बैठकर लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगी। इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का फैसला होगा और PDM की सरबराही इजलास में उसकी हतमी तारीख का फैसला किया। अब जबकि मुस्लिम लीग नून भी सेनेट इंतखाबात में शरीक होकर एहतजाज के लिए पार्लियामान का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना चाह रही है, तो सवाल पैदा होता है कि क्या ऑपोजिशन जमातें पार्लियामान को इस्तेमाल करते हुए हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाएंगी? पीपल्स पार्टी के पास ऐसे कौन से पत्ते हैं जिन्हें 3 माह बाद शो कराया जाएगा? क्या पीपल्स पार्टी हुकूमत को रिलीफ दे रही है? ऐसे सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा कमर ज़बान कायरा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त के लिए। कायरा साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आप ये समझते हैं कि इन हाउस तब्दीली के लिए माहौल साजगार है, मवाफिक माहौल मैसर है? देखिए, अगर हुकूमत मुकम्मल तौर पे पौने 3 साल में नाकाम हो चुकी हो, लोग उससे उसके लिए बद्दुआएं मांग रहे हो, मुल्क में आम आदमी की जिंदगी में आग लगी बैठी हो, इत्तेहादी नाला हो और इत्तेहादी किसी के बांधे हुए बंदे बैठे हो, हुकूमत के साथ नहीं किसी और के बंदे बैठे हो, ऐसी हुकूमत को तो इशारा चाहिए होता है ना। और जो आज हालात नजर आ रहे हैं, आज अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाए तो ये हालात नहीं रहेंगे। आज अगर अदम एतमाद की तहरीक आई तो नया माहौल होगा। तो और ये भी नहीं होता लाजमी कि आप अदम एतमाद की तहरीक लाते हैं और सिर्फ नंबर गेम के साथ आप कामयाबी हासिल करते हैं। एक है कि डायरेक्टली उसका इम्पैक्ट क्या आता है, और दूसरा ये है कि लार्जर सीन में आप हुकूमतों को हिला देते हैं। ये याद रखिए, हमारे खिलाफ ही अदम एतमाद आई थी मोहतरमा की हुकूमत के। अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो गई थी, लेकिन कुछ अर्से के बाद वो हुकूमत चली गई थी। फिर वो इत्तेमाद, वो इत्तेहादियों का, वो अपनी जमात के अंदर कंट्रोल, वो रहते नहीं है। कायरा साहब, जैसे आप फरमा रहे हैं कि इट्स नॉट अबाउट नंबर गेम, मतलब 1/3 मेजॉरिटी आपको चाहिए तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए, नंबर गेम तो शायद पूरी हो, लेकिन क्या वो इशारे ऑपोजिशन के पास या आपके पास मौजूद हैं जो तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए जरूरी होते हैं? वो तो मौजूद है, वो तो 1/3 तो क्या, ये तो ऑलमोस्ट 50-50 के करीब मौजूद है ना, कि गवर्नमेंट के इत्तेहादियों समेत जो उनका नंबर है वो शायद 14 या 15 मेंबरों का फर्क है, ओवरऑल 6-7 मेंबरों का फर्क है। तो हमारे पास तो 45-46% मेंबर्स हैं। नहीं, लेकिन कायरा साहब, जो इशारे चाहिए होते हैं, जो सिग्नल्स चाहिए होते हैं तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए, वो इशारे आपके पास हैं? देखिए, जो इशारों का जिक्र आप फरमा रहे हैं ना, वो हैं हमारे इदारे और हमारी एजेंसियां। तो कायरा साहब, वो प्लेयर्स तो ये कह रहे हैं कि हमें सियासत से जो है वो दूर रखा जाए, सियासत हमारा काम नहीं है और आप अपना काम करें। तो उसके लिए स्टेट ओवर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको खत्म करने के लिए आप सड़क गर्म करना चाहते थे, लॉन्ग मार्च करना चाहते थे, आप इस्तीफों का एटम बम चलाना चाहते थे। अब आप ये समझते हैं कि हाउस के अंदर ही हो सकता है जो कुछ हो सकता है? आप ये फरमाइए, क्या आप मुझे अपने दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत नहीं हो रही? कायरा साहब, उसी मुदाखलत को तो कम करने के लिए PDM इत्तेहाद बना था। मैं जो पूछ रहा हूँ ना, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या आप कह सकते हैं? और अगर आप नहीं कह सकते हैं तो फिर मेरी बात वजन वाली है ना, कि सारा मुल्क ये कह रहा है। इस मुल्क में गाय बकरियां चलाने वाले लोग भी ये कह रहे हैं कि मुल्क कौन चला रहा है। सो उन्हीं से हमारी कोशिश है, और हमने कुछ जंग तो नहीं करनी है जी, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। एक पॉलिटिकल जद्दोजहद है। पॉलिटिकल जद्दोजहद अवामी राय और अवामी राब्ते और अवामी दबाव के जरिए कामयाब की जाती है। वो हमारी कोशिश मौजूद है, और ये हमारी कोशिश भुट्टो शहीद से लेके आज तक है। यही कामयाबी का वाहिद रास्ता है, और हमें यकीन है कि हम कामयाब होंगे, और उनको भी सीखना चाहिए। तो कायरा साहब, जिस वक्त ऑपोजिशन इत्तेहादी आपके ये कहते हैं कि लॉन्ग मार्च की तरफ जाना चाहिए, सड़क गर्म करनी चाहिए है, इस्लामाबाद में पहुंचना चाहिए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर क्यों कहती है कि नहीं, हमें हाउस के अंदर रहकर जमहूरी चेंज को जो है उसको अपनाना चाहिए? नहीं, तो हमने कब कहा कि जी लॉन्ग मार्च गैर जमहूरी है? हमने कब कहा कि इस्तीफे गैर जमहूरी है? हमने कब कहा कि जी हम लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे? हम तो ये कह रहे हैं कि जो हमारे 26 पॉइंट्स आपने पढ़े हैं ना, वो 26 पॉइंट। जी बिल्कुल कायरा साहब, उन 26 पॉइंट्स में ये बिल्कुल इसी तरह लिखा हुआ है कि हम इस हुकूमत के खिलाफ
जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, रैलियां करेंगे, असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर दबाव बढ़ाएंगे। तो लॉन्ग मार्च के हवाले, लॉन्ग मार्च जो है वो मार्च में ही होगा या उसको डिले करने के हवाले से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मशवरा दे रही है पीडीएम को? देखिए, एक बात यह है कि हमें कोई डिले की डेट हम नहीं कह रहे। ये बात बहरहाल अपनी जगह दुरुस्त है कि हुकूमतों के खिलाफ जो तहरीक चला करती हैं उसमें आप अवामी राय को साथ लेके चल रहे होते हैं। हमको बंदूकें उठा के तो नहीं चल रहे ना, ये कोई मुसल्लह जद्दोजहद तो नहीं है, ये तो अवामी राय के साथ है। और अगर आप समझते हैं कि हमने एक फर्ज करें, मैं एक आर्गूमेंट के तौर पे बात कर रहा हूँ, ये दिस इज नॉट माय मेन आर्गूमेंट। फर्ज करें कि हमने एक ऐलान किया कि हम मार्च में मार्च करेंगे और हम समझते हैं कि मार्च की बजाय अगर जुलाई में करें तो इन द मीन टाइम हम लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से इसके साथ जोड़ सकेंगे, तो उसकी करेक्शन को आप रिवर्सल नहीं कह सकते। तो एक होता है कि हम खान साहब की तरह यू टर्न लेके अपने मौकफ से हट जाएं, इनहराफ कर जाएं। लेकिन कायरा साहब, आपके इस आर्गुमेंट से आपके इस आर्गुमेंट से मैं परसीव तो कर सकता हूं ना कि राय आमा हमवार करने में अभी तक पीडीएम को वो कामयाबी नसीब नहीं हुई है और पीडीएम ये चाहती है कि अभी मजीद राय आमा हमवार करने की गुंजाइश मौजूद है, जिसके लिए उसे वक्त चाहिए। बिल्कुल आपका ये एनालिसिस दुरुस्त है, बिल्कुल आप मेरी बातों से ये बात परसीव कर सकते हैं। और मैं बैन ही ये कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल यही बात कह रहा हूँ कि हमें मुकम्मल तैयारी करने की जरूरत है। हुकूमतें इस तरह आसानी से नहीं गिराई जाती और यहाँ सिर्फ हुकूमत गिराना मसला नहीं है, कुछ और टारगेट्स भी हैं जो अचीव करने हैं। अच्छा कायरा साहब, अब ये फरमाइएगा, अगर इन हाउस चेंज आता है, तसव्वुर कर लेते हैं कोई इन हाउस चेंज होता है और उसके बाद आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? क्या कोई कौमी हुकूमत बनने के चांसेस भी हैं? देखिए, इन हाउस चेंज आता है तो हमारा क्यों इन हाउस चेंज जरूरी है? इसलिए कि हम कह रहे हैं कि मौजूदा जो इलेक्शन लॉज है ये गलत है, इनको ठीक करने की जरूरत है। तो आज अगर हम इमरान खान की हुकूमत हम गिरा देते हैं तो कौन ठीक करेगा? तो जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो इंटरम एक वक्त के लिए होगी कि वो गवर्नमेंट, जो मेरे ख्याल में ये फैसला तो खैर पीडीएम करेगी, उनकी क़यादत करेगी, लेकिन वो लेजिस्लेशन करेंगे जो एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए जरूरी है, जो इस मुल्क के अंदर सियासत को मुदाखलत से अलग करने के लिए जरूरी है। ये हुकूमत जो बनेगी वो काम करने के बाद फिर एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएगी और उसके नतीजे में जिसको भी गवर्नमेंट मिलती है, जिसको पाकिस्तान के लोग अपनी हुक्मरानी का हक देते हैं, वो हक की हुक्मरानी इस्तेमाल करेंगे। तो कायरा साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर ऐसा हो जाता है तो मेरा ख्याल आपके बहुत सारे मुतालबात और बहुत सारे कंसर्न्स एड्रेस हो जाएंगे। लेकिन जो इन हाउस चेंज वाला मामला है, ये इस्तीफों से पहले वाला होगा, यानी इस्तीफों से जरा पहले इन हाउस चेंज होगा और उसके बाद आप फैसला करेंगे? इस्तीफों के बाद तो इन हाउस चेंज कोई नहीं करेगा ना जी। इस्तीफे दे बैठे तो फिर इन हाउस चेंज कैसे? नहीं, मैं सिर्फ उस ऑर्डर की, मैं वो ऑर्डर जानना चाह रहा हूँ सर। मतलब लॉन्ग मार्च होगा, उसके बाद आप राय अम्मा हमवार कर चुके होंगे, फिर इन हाउस चेंज। इसको रिवर्स ऑर्डर में लेके आए जरा जी, इसको रिवर्स ऑर्डर में ले आए। और रिवर्स ऑर्डर ये है कि हुकूमत के जाने से पहले, अदम एतमाद लाने से पहले अगर इस्तीफे हो जाते हैं तो फिर अदम एतमाद किस चीज? नहीं, बिल्कुल ठीक। उससे पहले इस्तीफे नहीं होंगे, अदम एतमाद होगा और फिर लॉन्ग मार्च भी होगा और फिर मुनासिब वक्त पे जब माहौल तैयार होगा। मैंने कहा ना, आप देखें ना, आप एक बड़े आर्ट से चीजों को सवाल करते चले आते हैं और फिर एक खास वक्त पे आके खास सवाल करते हैं, जिससे अल्टीमेटली आपने वो सवाल या वो जवाब लेना होता है जिसके आपको पूरा जिस प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। इसी तरह सियासत के अंदर भी होता है कि हदफ हासिल करने के लिए हम भी बहुत सारे फैसले करते हैं और अल्टीमेटली जो मुनासिब वक्त पे आप अपना आखिरी हथियार फायर करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा कमर जमान कायरा हमारे साथ मौजूद थे। इस तमाम तर मामले पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ लेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपके वक्त के लिए। भाई साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से एनआरओ कौन मांग रहा है और क्या आप एनआरओ दे सकते हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है। इस मुल्क की में इस वक्त एनआरओ की बाज़ गश्त हो रही है। हम अगर हुकूमत के साथ कोई तावन करते थे, कोई लेजिस्लेशन के लिए तावन करते थे, कोई आईनी तरमीम के लिए तावन करते थे, पार्लिमान की हद तक कि पार्लिमान के अंदर कुछ काम ऐसे हैं जो हम समझते थे कि हुकूमत और अपोजिशन को मिलकर करने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है कि जब भी हमने उनके साथ तावन का हाथ बढ़ाया, उन्होंने यही ताना दिया कि आप हमसे एनआरओ मांग रहे हैं, आप आके हमारे साथ बैठे हैं कि आपको एनआरओ चाहिए। और वो लहरा के बात करते थे तो हमने कहा कि ठीक है। आज जब हमने बैठना ख़त्म कर दिया है, हमने कहा कि आप पर हमारे दरमियान इतना ज़्यादा मिसट्रस्ट हो गया है कि अगर हम नेक नीति के साथ आपके साथ आगे बैठे थे कि लेजिस्लेशन करें, इस मुल्क के जो मसाइल है उनका पार्लियामेंट हाल तलाश करे, पार्लियामेंट रोल है वो प्ले होना चाहिए, तो आपने हर हमारी मुलाकात को, मीटिंग्स को
ऐसा रंग दिया है कि आपने कहा ये चोर डाकू हैं, ये सिर्फ एनआरओ मांगने आते हैं, ये अपने केसेस छिपाना चाहते हैं, ये अपने जान बचाना चाहते हैं। तो हमने कहा हम आपसे ये आइंदा ये नहीं छिपाना चाहते, आप हमारे एनआरओ हमसे ना मांगे, हमें आके ना तंग करें, आप मेहरबानी करके जो हमारे साथ करना है वो कर लें और हम फेस करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, यानी जो एनआरओ वो मांग रहे थे और जिस तरह से वो कह रहे थे, यानी कि आप एनआरओ मांग रहे हैं, उसी तरह आप कह रहे हैं कि अब हुकूमत हमसे एनआरओ मांग रही है। लेकिन अब भाई साहब, इस एनआरओ की बाज़गश्त के अंदर और इस बयानिए के अंदर नुकसान तो अवाम का हो रहा है, क्योंकि असेंबली इजलास आज भी हुआ 3 रोज के बाद, वहां भी कोरम की निशानदेही होगी और सब घर चले गए। तो अगर ऑपोजिशन नहीं जाएगी तो इजलास की कार्रवाई तो नहीं चल सकेगी और फिर पैसा तो टैक्स पेयर का ही लग रहा है ना भाई साहब। आपने बड़ी अच्छी बात कही है, इसमें कोई शक नहीं कि दोनों हाउसेस के लिए जहां हुकूमत का होना बड़ा जरूरी है, वहां अपोजिशन का होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तमाम दुनिया की पार्लियामान में ये दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं, दोनों को लोग इलेक्ट करके भेजते हैं, दोनों का अपना अपना रोल है। अगर मैं आपसे आज इनसे हुकूमत के किसी से सवाल पूछता हूँ कि आज महंगाई क्यों है तो ये मेरा हक है, अगर मैं पूछूं कि बेरोजगारी क्यों है तो ये मेरा हक है, अगर मैं पूछता हूँ कि आपने डैम के लिए पैसे इकट्ठे किए तो वो पैसे कहाँ छोड़े तो ये मेरा राइट है। अगर अपोजिशन पूछती है कि जनाब आज चीनी और दवाइयाँ और आटे पे जो बड़े डाके डाले गए थे, आपने कमीशन बनाया था, उसकी इंक्वायरी की और उन लोगों के खिलाफ एक्शन किया नहीं कह रहे, तो ये हमारा हक है। और हुकूमत उठकर ये जवाब दे कि आप बड़े चोर हैं, आप डाकू हैं, आप लुटेरे हैं, आप मुल्क के दुश्मन हैं, आप फलां के एजेंट हैं, आप मोदी के यार हैं। अगर ऐसा सवाल हमारे ये वो जवाब दे तो आपका क्या ख्याल है कि कोई निज़ाम चल सकता है? हुकूमतें हमेशा अपोजिशन को साथ लेकर भाई साहब, अब बराबर जवाब ऑपोजिशन भी दे रही है ना। वो मोदी के यार की बात करते थे आप इजराइल की और भारत की बात तो आप भी कर रहे हैं। अब भाई साहब, एक सवाल अवाम आपसे भी कर रही है, अवाम आपसे ये पूछने में हक बजानिब है कि जिस सिस्टम को आप मानते नहीं हैं, जिस पे यकीन नहीं रखते, उसी सिस्टम का आप हिस्सा भी बन रहे हैं। आप बाई इलेक्शंस भी कंटेस्ट कर रहे हैं, आप सेनेट इंतखाबात के अंदर भी आज कह रहे हैं कि सेनेट इंतखाब भी कंटेस्ट करेंगे। एक तरफ आप कहते हैं वहां जाना नहीं है, दूसरी तरफ भाग के जाते भी हैं। कभी ऐसा नहीं कहा कि वहां जाते नहीं और कभी पार्लियामेंट से खफा नहीं होंगे। पार्लियामेंट से ही रास्ता निकलेगा, पार्लियामेंट हम सब का है। हम कह रहे थे कि हमारे इलेक्शन के ऊपर सीरियस रिजर्वेशन थी जब इलेक्शन हुए, उसके बावजूद कुछ जमातों का ख्याल था कि फिर पार्लियामेंट में जाना नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि नहीं, हमारे इलेक्शन के ऊपर रिजर्वेशन जरूर है, लेकिन हम पार्लियामेंट में जाके ओथ लेंगे, हम पार्लियामेंट में अपना रोल प्ले करेंगे, हम पार्लियामान की इज्जत करेंगे, हम कौम के जो इशू है वो पार्लियामान लोगों के सामने लेके आएंगे। हमने कभी नाराजगी नहीं किया और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये कौम को पूछने का हक है कि अगर इस पार्लियामान के ऊपर कितना बड़ा खर्चा हो रहा है, अगर इस पार्लियामान के लोगों के ऊपर इतना बड़ा खर्चा हो रहा है, क्या वो डिलीवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? क्या वो बैठकर वहां जो पब्लिक इशू हैं, जो कानून साजी है, वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? भाई साहब, चंद रोज पहले आर या पार की बात करने वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब इस नजरिए पर कैसे कन्विंस हो गई है कि रास्ता पार्लियामान के अंदर से निकलेगा? यानी अभी कुछ दिन पहले तो आप धड़न तख्ते की बात कर रहे थे, सड़क गर्म करने की बात कर रहे थे, वफाकी दारुल हुकूमत का रुख करने की बात कर रहे थे। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि पार्लियामान के अंदर से रास्ता निकलेगा। तो क्या आपके पास कोई ग्रीन सिग्नल, कोई एश्योरिटी मिल रही है? पार्लियामान से मेरा मुराद किसी एक वक्त के लिए नहीं है। मैं जब पार्लियामान का लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ तो कल आज हुकूमत ही है, कल कोई और हुकूमत होगी, हुकूमतें आती जानी रहती हैं। पार्लियामान ने हमेशा अपना रोल प्ले करना है। पार्लियामान में इन हाउस चेंज लाने के लिए तैयार है आप? मैं जाती तौर पर नहीं समझता कि अभी फौरी तौर पर यह ऑप्शन शायद एक्सरसाइज किया जा सकता है। ये मुश्किल होगा इस वक्त पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, लेकिन फिर भी ये चूंकि मैं अपनी जाती आपको राय आपने पूछी है तो दी है, फैसला पीडीएम की लीडरशिप ने करना है। तो भाई साहब, आप फिर पीडीएम की लीडरशिप क्या फैसला, यानी लॉन्ग मार्च की तरफ वफाकी दारुल हुकूमत का रुख करेंगे या फिर समझेंगे कि नहीं अभी डिले करना चाहिए और जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है वैसे ही करना चाहिए? पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, पीडीएम का हिस्सा है, सारी जमातें वहां बैठेंगी, ओपन डिस्कशन होगी, डिस्कशन के बाद जो फैसला पीडीएम की लीडरशिप करेगी, मेरा ख्याल है वो सारी जमातें उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद बात करेंगे कि हुकूमत के पास कर्ज लेने के ऑप्शन खत्म क्यों हो गए हैं, इतने कर्जे क्यों लिए गए हैं कि अब कर्ज लेने का कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा। इस आम मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेंगे। कर्ज को खुदकुशी से तशबीह देने वाले वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान की हुकूमत मुल्क के निज़ाम चलाने के लिए कर्ज पर कर्ज लिए जा रही है। यहाँ तक कि पिछले कर्ज उतारने के लिए नए कर्ज लिए जा रहे हैं। मकामी बैंकों से लेकर आलमी मालियाती इदारों तक जहां जहां से कर्ज हासिल करने की राह हमवार हुई,
वफाकी हुकूमत ने कर्ज लिया। मौजूदा दौरे हुकूमत में मुल्की और गैर मुल्की कर्जों का नया रिकॉर्ड कायम हो गया। पाकिस्तान का मजमूई बोझ 44,801 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। सिर्फ रवा माली साल के पहले 5 माह में मकामी कर्ज 829 अरब रुपए इजाफे के बाद 241 खरब 10 अरब रुपए हो गया है। मौजूदा हुकूमत के 2.25 साल में 14,922 अरब रुपए कर्ज बढ़ा है। यह माली बोझ मजमूई मुल्की पैदावार यानी जीडीपी के 98.3% के बराबर है। बैरूनी कर्जों के बोझ में 2.25 साल में 6,416 अरब रुपए का इजाफा हुआ है, जिससे मजमूई तौर पर बैरूनी कर्जों का बोझ 17,369 अरब रुपए से तजावुज कर चुका है। हुकूमत पुराने कर्ज उतारने के लिए नए कर्ज ले रही है, मगर हुकूमत के पास कर्ज उतारने के लिए कोई तरीकाकार है या नहीं। अब नौबत यहां तक पहुंच गई है कि हुकूमत मुल्क की असासों को गिरवी रखकर कर्ज लेने पर गौर कर रही है। वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में वाक़ सबसे बड़े F9 पार्क को गिरवी रखकर कर्ज लेने पर गौर कर रही है। वफाकी काबीना के एजेंडे के मुताबिक F9 पार्क की जमीन के बदले इजारा स्कूक बॉन्ड्स जारी करने का मामला ज़ेरे गौर लाया जाएगा। काबीना ज़राए के मुताबिक इस हवाले से समरी वजारत खजाना ने जमा कराई है। यह पहली दफा नहीं हुआ असासे गिरवी रखकर कर्ज लिया गया हो। गुज़श्ता साल वफाकी हुकूमत ने पावर कंपनीज के असासों को गिरवी रखकर कर्ज लिया। इसी तरह कराची एयरपोर्ट और कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद को भी गिरवी रखकर कर्ज लिया गया। अब इससे कबल भी गुज़श्ता हुकूमतें कौमी असासों की जमानत के एवज बैनुल अक़वामी मार्केट से डॉलर्स का कर्ज लेती रही और कर्ज की अदायगी पर गिरवी रखी जायदाद फ्री हो जाती है। माजी में चंद गिरवी रखे जाने वाले असासों की बात की जाए तो दिसंबर 2015 में जिना एयरपोर्ट को गिरवी रखकर 117 अरब का कर्ज लिया गया। इसी एयरपोर्ट पर फरवरी 2016 में 116 अरब और 1 माह बाद मार्च में फिर 80 अरब रुपए कर्ज हासिल किया गया। इस्लामाबाद चकवाल मोटरवे पर 1 अरब डॉलर्स का कर्जा लिया गया। जून 2016 में लाहौर हाफिजाबाद मोटरवे को गिरवी रखकर 1 अरब डॉलर कर्जा लिया गया। फैसलाबाद पिंडी भटिया मोटरवे गिरवी रखकर 50 अरब रुपए कर्ज हासिल किया गया। इसी तरह रेडियो पाकिस्तान, पीटीवी की इमारत समेत अहम कौमी शहरात को भी गिरवी रखा जा चुका है। मौजूदा हुकूमत भी अब इसी रवश पर चल निकली है। अब भी हुकूमत F9 पार्क के अलावा इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को गिरवी रखकर कर्ज लेने के मामले पर गौर कर रही है। हुकूमत को एक बार फिर कर्ज लेने की नौबत क्यों आई है? या कौमी असासे गिरवी रखना आज़ादी गिरवी रखने के मुतरादिफ नहीं है? माजी की हुकूमतों पर तनकीद करने वाली हुकूमत उन्हीं की डगर पर क्यों चल पड़ी है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सदाकत अली अब्बासी साहब आपके वक्त के लिए। आप तो नया पाकिस्तान बनाया में आए थे, एक नया ट्रेंड सेट करने के लिए आए थे, लेकिन आप भी पुरानी हुकूमतों की तरह असासे गिरवी रखने की रविश पर चल निकले। क्या वजह है सर? देखें, कोई कर्जे लेने की जो वजूहात होती हैं वो हमेशा अंदरूनी और बैरूनी खसारे होते हैं, और इस हुकूमत ने आके थोड़ा सा अपनी सियासी साख की भी परवाह नहीं की और उन कर्ज़ों और उन खसारों को कम करने की कोशिश की। तो एक तरीक़ाकार है जो आपका स्कूक बॉन्ड्स का है, और उसमें ज़ाहिर है एक उसमें शरई रिक्वायरमेंट भी है कि वो कर्ज़ा किसी असासे के एवज़ होता है, ताकि उसमें वो मतलब वो जो सूद वाला आंसर है वो ना हो। तो ये है, मजबूरी है, और हम इसको खुश नहीं है इस बात पे, लेकिन जो जिस तरह के हालात मिले, मुल्क को चलाना है, मईशत को चलाना है और चीज़ों को ठीक करना है, और अल्लाह के फजल से भाई साहब एक जवाब जो आप पेश करते हैं कि पुराने कर्ज उतारने के लिए नए कर्जे लिए, लेकिन गुज़श्ता 2.5 साल के अंदर तो फिर कर्ज कम होने चाहिए थे। ये कर्ज तो बतदरीज बड़े हैं, यानी कि 2.5 साल के अंदर मैं देखूं तो तकरीबन 14,922 अरब रुपए मुल्की कर्जा बढ़ा है, जो मुल्की जीडीपी का तकरीबन 98.3% है, विच इज समथिंग वेरी अलार्मिंग। तो अगर कर्ज उतारे जा रहे हैं तो फिर ये शरह तो कम होनी चाहिए ना भाई साहब? देखें, जब कर्जों का पूरा वॉल्यूम देखा जाता है ना, तो वो रुपए की टर्म में देखा जाता है। जब डॉलर 120 रुपए से 170 रुपए में चला जाएगा तो वो कर्जे की रुपयों में वैल्यू जो बैरूनी कर्जा है उसकी बढ़ जाएगी, एक बात। और दूसरी बात ये कि बहुत सारे ऐसे प्लेजेस होते हैं जो पे करना पड़ते हैं, और बहुत सारे कर्जे लेके पिछले कर्जों की किस्तें अदा करना पड़ती है। तो हमने आर्गिज़ नहीं कहा कि हमने खसारे ख़त्म कर दिए, खसारे हैं, खसारे कम किए हैं, और अब जाके उन खसारों को हमने सरप्लस में बदला है। तो जाहिर है पिछले पूरे अरसे में इसका सिर्फ फैक्टर डॉलर की कीमत बढ़ना ही नहीं है। अब सवाल जो मेरा बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन वो ये है कि F9 पार्क को अगर गिरवी रखा जाता है, जो एक सेक्टर के बराबर है, यकीनन बहुत बड़ा वॉल्यूम है, और फिर उसके लिए जो प्लेज करा के जो रकम आप लेंगे, अगर उसको नहीं उतार पाते तो खुदा ना खास्ता जो कमर्शियल एंटिटीज हैं वो आएंगी और फिर इसको कैपिटलाइज करेंगी। अल्लाह माफ़ करे अगर ऐसी कोई बात हुई तो आपको आपके सारे एयरपोर्ट्स, आपकी सारी मोटरवेज नवाज शरीफ साहब पहले गिरवी रख के गए हैं, आपका पीटीवी गिरवी है, आपका रेडियो पाकिस्तान गिरवी है। तो ये तो अभी हम जो प्रोसेस कर रहे हैं ये तो स्टार्ट है। खुदा न खास्ता अगर हालात ऐसे हों तो पहले वो कुछ जाएगा, लेकिन अल्लाह का फजल है कि पाकिस्तान की इस हुकूमत ने अपने आप की सियासी परवाह नहीं की, सियासी साख की,
लेकिन पाकिस्तान के मईशत को स्टेबलाइज कर दिया। अंदरूनी बैरूनी तमाम दुनिया पाकिस्तान की मईशत को स्टेबल बोल रही है। इस वक्त आपकी जो एक्सपोर्ट है उसकी ग्रोथ इंडिया और यानी बांग्लादेश के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, उनकी नेगेटिव है, हमारी पॉजिटिव है। वैसे ये जो कोविड से हम गुजर मुल्क गए अगर चल रहा है तो अल्लाह के फजल से ही चल रहा है। अगर एक्सपोर्ट्स की आप बात कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट्स बढ़ने की वजह भी बेसिकली एक वैक्यूम क्रिएट होना है। बांग्लादेश में एक्सपोर्ट्स उस तरह से नहीं हो रही हैं, इंडस्ट्री नहीं चल रही कोविड की वजह से, लोग हमारी तरफ रुख कर रहे हैं, लेकिन इंपोर्ट्स भी तो बहुत बढ़ रही है ना भाई साहब। उसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट जो है एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ये अल्लाह का फजल ये है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में से करप्ट हुक्मरानों को फारिग करके एक दीनदार हुक्मरान, एक विजनरी लीडर लेके आए, जिसकी वजह से ये चीज़ें अगर पिछले 10 साल में देखें तो खासकर मुस्लिम लीग नून के 5 साल में तो एक्सपोर्ट गिरती गई है। पहली दफ़ा एक्सपोर्ट बढ़ी है और उस सूरत में बढ़ी है जब पूरी आपके रीजन में एक्सपोर्ट नीचे जा रही है। मैं ये कह रहा हूं मॉनेटरी इफेक्ट जरूर है, लेकिन इंपोर्ट्स भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा आने वाले दिनों में। देखिए करंट अकाउंट डेफिसिट खुदा न खास्ता 20 अरब डॉलर तो नहीं होगा ना। 20 अरब डॉलर तो पाकिस्तान को खुदा न खास्ता दिवालिया करने के मुताबिक था। इस दफा पिछली दफा उसको कम करते करते 12 पे लेके आए, इस दफा 0 की बजाय सरप्लस में। रेमिटेंसेस भी बढ़े, इंपोर्ट्स बहुत बड़ा कट है जिसकी वजह से महंगाई आई है, लेकिन एक्सपोर्ट आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के इस वक्त टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ना शुरू हो गए, जो हालांकि पूरी दुनिया कोविड की वजह से एक पूरा दुनिया में स्लम्प आया हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छे साइन है। इंशाल्लाह पाकिस्तान का जो मुआशी मुस्तकबिल है बहुत ताबनाक है। जो साइंस आप बता रहे हैं बड़े अच्छे कह रहे हैं आप, लेकिन एक तरफ F9 पाक को गिरवी रखने का मामला, फिर लाहौर एयरपोर्ट और इस्लामाबाद हाईवे का भी प्लान है, तो क्या हम इसी तरह असासे गिरवी रखते जाएंगे? और दूसरी तरफ मतलब देखिए हमारे एक्सपेंस पूरे नहीं हो रहे, हमें अपनी असासे गिरवी रखने पड़ रहे हैं, दूसरी तरफ ब्रॉडशीट जैसी कंपनी को टैक्स पेयर का 4.5 अरब रुपया दे देते हैं। हाँ, बस आपने जो बात कर दी वो सारी बातों का एक ही है कि ब्रॉडशीट ने यह बताया कि हमारे जो हुक्मरान थे इनके $100 मिलियन तो उन्होंने पकड़ लिए थे, जिसके बदले में उन्हीं हुक्मरानों के दौर में हमारा एक केस चला और ब्रॉडशीट को हमने उनके सामने केस हारे। और जब केस हारे, अच्छा चले मुझे फिर बताएं सर भाई साहब, वन बाय वन चलते ताकि व्यूअर को भी समझ आए। का दौर था, ये जो $100 मिलियन की बात आप करते हैं, हमने ब्रॉडशीट वाले कहते हैं कि हमने तहरीक इंसाफ हुकूमत को बताया कि $100 मिलियन किसके हैं। किसके $100 मिलियन पकड़े ब्रॉडशीट ने? देखें मैं दोबारा से बताऊं, आपने मेरी पूरी बात नहीं जाने दी। $100 मिलियन जो पकड़े जाने का केस उन्होंने मुशर्रफ साहब को बताया था। उसके बाद जरदारी साहब के दौर में जब इन्होंने एक पेमेंट कर दी 1 मिलियन की, तो उस कंपनी ने केस किया और वो केस हम हारे। और नवाज शरीफ के दौर में उस केस पे अपील भी आ रहे। हमारे दौर में तो सिर्फ एग्जीक्यूशन था, हम पेमेंट ना करते तो हमारा कोई बाहर असासा फ्रीज कर लेते वो। तो यही तो वजह है, यही तो सारे मामलात हैं। मैं इन कर्जों का क्या करूं भाई साहब? आपकी ये जो कर्जों की तफसीलात इस वक्त मेरे हाथ में, मैं इनका क्या करूं सर? आप अगर कारोबारी आदमी हैं और एक दौर में सब कुछ नेगेटिव जा रहा था, एक दौर में कारोबार की मस्बत पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है, लेकिन अभी कारोबार के इतने हालात नहीं हुए कि आपको गुलो गुलजार हो। लेकिन आप अगर सारे इंडेक्स देखें और सारे इशारिये देखें वो सारे मस्बत है। इंशाअल्लाह इमरान खान के दौर में ये पाकिस्तानी मईशत खुद मुख्तार हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद बात करेंगे कि भारतीय यौम जमहूरिया पर टैंकों की जगह ट्रैक्टर्स ने क्यों ले ली है। इस मामले पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। छब्बीस जनवरी को भारत यौम जमहूरिया मना रहा है। टैंकों की परेड, असलहे की नुमाइश, मार्च पास्ट और धौंस धमकी इस दिन दिल्ली के उफक पर दिखाई देती है। लेकिन इस साल ऐन यौम जमहूरिया पर सिक्किम बॉर्डर से भारतीय सुरमाओं के लिए अच्छी खबर नहीं आई है। मामूल की झड़प में भारतीय फौज के 2 दर्जन के करीब एहलकार जख्मी हो चुके हैं। यही नहीं बल्कि यौम जमहूरिया से कबल एक और एतराफ भारतीय आर्मी चीफ मनोज कमर ने भी किया है। उन्होंने तस्लीम किया है कि वो डिप्रेशन और जहनी अजियत में मुब्तला हैं। जब सिपह सालारी जहनी मरीज हो तो कमान में मौजूद एहलकारों का क्या हाल होगा? भारतीय फौज की रिपोर्ट के मुताबिक 13 लाख भारतीय फौजी जहनी मसाइल का शिकार हैं। दुश्मन पर लफ्जी गोलाबारी तो करते हैं, लेकिन अपने ही साथियों को गोलियों से भून डालते हैं। अपने ही साथियों को। सिर्फ 2008 से 2020 के दौरान 2000 से ज्यादा फौजी तो अपने ही सिपाहियों की गोलियों का निशाना बन चुके हैं। मोदी सरकार यौम जमहूरिया पर पाकिस्तान और चीन को धमकियां देने के लिए तैयारियों में मसरूफ है। तकरीर भी तैयार हो चुकी है। तो उनका स्पीच राइटर काश इस सिपाही का अलमिया भी बयान कर पाता। मैं तो भारतीय सैनिक हूँ, हम लोग तो वहाँ 24 घंटे बर्फ पड़ती है, वहाँ रहते हैं, अतः हमारी जमीन की सुरक्षा यहाँ नहीं प्रसादन कर पा रही है। बताइए मैं क्या करें? हमारा बच्चा और बीवी जो कि जान से मारने की धमकी मिल रही है। अभी मैं क्या बताऊँ,
प्रशासन मेरी मदद नहीं कर रही है। मेरे को बोलता है सिविल कोर्ट जाइए आप। इस बार भारतीय यौम जमहूरिया की सड़कों पर टैंक नहीं बल्कि बैलगाड़ियां और ट्रैक्टर चलेंगे। भारतीय राफेल तैयारों के साथ साथ किसानों की पतंग भी फजा में बुलंद होगी। दिल्ली की सरहद पर गुज़श्ता 60 अय्याम यानी मुसलसल 2 माह से भारतीय किसान मोर्चा संभाले हुए हैं। इस एहतजाज में 41 यूनियन से वाबस्ता हजारों किसान हैं जो नरेंद्र मोदी के मुतनाज़ ज़रई कवानीन के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। भारतीय पार्लियामान से सुप्रीम कोर्ट तक हर फोरम पर इन किसानों ने अपना मुकदमा पेश किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी की रिवायती हठधर्मी उनकी सुनवाई में रुकावट बनी हुई है। मरकजी हुकूमत के साथ इन मुजाहिरीन के मुज़ाकरात के 11 अदवार हो चुके हैं, मगर मजाल है कि दिल्ली सरकार के कान पर जूं तक रिंगी हो। इस एहतजाज के दौरान 70 से ज्यादा किसानों की कीमती जानें भी ज़ाया हो चुकी हैं, लेकिन मोदी सरकार उनके मुतालबात पर गौर नहीं कर रही है। एक फाशिस्ट हुकूमत जो कायम ही पुलवामा में 45 फौजियों की लाशों पर हुई हो, जिसने महज एक इलेक्शन जीतने के लिए जाली दहशतगर्द हमला कराया हो, उससे कोई उम्मीद वाबस्ता करना ही फजूल है। लेकिन अब किसानों ने भारत के यौम जमहूरिया पर एक बड़े एहतजाज का फैसला किया है। किसानों के एहतजाज ने मोदी सरकार के होश उड़ा दिए हैं। खौफ का शिकार हुकूमत ने हरियाणा पुलिस की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। दिल्ली जाने के लिए हरियाणा, राजस्थान और पंजाब समेत मुतादिद रियासतों से काश्तकारों ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। किसानों ने 26 जनवरी को भारत के नाम निहाद यौम जमहूरिया पर ट्रैक्टर मार्च का ऐलान कर रखा है। अब यकीनन किसान जो है इस वक्त अपने कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हुए हैं, मुतालबात के हक में एहतजाज कर रहे हैं, नारे बुलंद कर रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान से भी मारूफ सिंगर और बराबरी पार्टी पाकिस्तान के चेयरमैन जवाद अहमद साहब ने एक गाना लिखा है जो भारत के अंदर बहुत है, और इस वक्त यहाँ पाकिस्तानी क्या महसूस कर रहे हैं, इसी बारे में बात करेंगे। खुद बराबरी पार्टी पाकिस्तान के चेयरमैन और मारूफ सिंगर जवाद अहमद हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जवाद साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि आपका एक गाना किसाना बहुत वायरल हो गया है। ये जो किसाना गाना आपने लिखा था, ये भारतीय किसानों के लिए था या पाकिस्तानी किसानों के लिए था? अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये लिखा मैंने पाकिस्तानी किसानों के लिए था। मैं रहता पाकिस्तान में हूँ, लेकिन चूंकि मैं दुनिया में जहाँ पर भी जुल्म होगा, जहाँ ऑपरेशन होगी, जहाँ पे राइट्स की बात होगी, मैं उनके साथ खड़ा हूँगा। तो बाएं बाजू का मैं सियासतदान हूँ, तो उससे पहले भी सारी उम्र यही करता रहा हूँ। यूटी लाहौर से पता था कि यही करनी है, सियासत ही करनी है और आम लोगों के लिए करनी है। तो हुआ ये कि मैंने बनाया, फैज़ अहमद फैज़ की एक नज़म थी, उठ उतानू जट्टा मर्दा क्यों जाएं। मैंने कहा कि जट्टा जो है ना लफ्ज़ सिर्फ पाकिस्तानी पंजाबी किसान के लिए या इंडियन के लिए, तो किसान तो पख्तूनख्वा में भी है, सिंध में भी है, हर जगह। तो मैंने फिर जट्टा को किसान से किया रिप्लेस, तो मैंने कर दिया उठ उतानू किसाना। अगला था मर्दा क्यों जाएं। मैंने सोचा यार ये थोड़ा सा ना डीमोरलाइजिंग है, तो मैंने उसको कर दिया हुन तू जीना है। तो वो फिर मैंने गाना बना दिया। 5 साल पहले बनाया था ये, लेकिन टाइमिंग मुझे अच्छी अभी लगी तो मैंने कर दिया, तो इंडिया में हिट हो गया। जो इंस्पिरेशन है आपकी वो भी एक इनकलाबी शायर हैं, यानी जिनकी ज़मीन में आपने लिखा है। अच्छा, भारत से तो बड़ा रिस्पांस आ रहा होगा, बड़ा फीडबैक आ रहा होगा। इस वक्त भारतीय किसान क्या सोच रहा है, वो आपके साथ क्या शेयर कर रहे हैं? क्योंकि कल यौम जमहूरिया भी मनाने जा रहे हैं वो, और पहली बार ऐसा होगा कि जब टैंकों की जगह ट्रैक्टर जो हैं वहाँ पर वो परेड करते हुए दिखाई देंगे। तो व्हाट आर दे एक्सपेक्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान, और इस वक्त क्या फील कर रहे हैं वो? अच्छा, सियासत में ना और ये जो राइट्स की मूवमेंट्स होती हैं, एक्टिविज़म जो होता है, इसमें सिंबल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब एक किसान का ऐसा सिंबल जो कि मूविंग भी हो, अब हल भी है वैसे तो सिंबल, लेकिन हल को क्या करेंगे आप, यहाँ लटका लेंगे। ट्रैक्टर एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, वो आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। वो सिम्बलाइज़ कर रहे हैं अपनी पूरी स्ट्रगल को उसके साथ, ट्रैक्टर मार्च के साथ, और मैं समझता हूँ ये बहुत ज़बरदस्त बात है। पाकिस्तान में भी ऐसे आइडियाज़ किसानों को आने चाहिए और उनको ये बात काम करना चाहिए। ये बेचारे पैदल आते हैं, इनको कुट पड़ती वापस चले जाते हैं। कई तो हमने देखा है लाहौर में होता है। तो मैं समझता हूँ कि इंडियन किसान जो है वो टलेगा नहीं, उन्होंने अपने मुतालबात मनवा के जाने हैं। इतने सारे मुज़ाकरात हो चुके हैं पहले ही नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है उनके साथ, लेकिन वो बाज नहीं आ रहे। और अगर फ़र्ज़ करें ये हो जाता है, अगर ये अपने मुतालबात मनवा लेते हैं, तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो पाकिस्तानी किसान में डेफिनेटली आएगा। और हम तो पहले ही उनके साथ खड़े हैं, पाकिस्तानी किसानों के साथ, तो हम भी चाहेंगे कि यहाँ तहरीक शुरू हो अपने राइट्स की, लेजिटिमेट राइट्स। मैं समझता हूँ ये जायज़ मुतालबात है यहाँ का भी किसान। मैं सिर्फ आता हूँ कि दोनों में आप कैसे कंपेयर करते हैं, लेकिन एक नारा जो वहाँ से उठ रहा है जो बड़ा प्रॉमिसिंग है कि पंजाब बनेगा खालिस्तान और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा भी वहाँ से उठ रहा है। हम 5th जनरेशन या हाइब्रिड वॉर की बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि हम इस हाइब्रिड वॉर के अंदर इस सारे सिनारियों को कैसे कैपिटलाइज कर सकते हैं बीइंग पाकिस्तानी? अच्छा रेहान, देखो यहाँ पे आगे ना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल फ़र्क है। मैं तो मुल्कों की सरहदें जो होती हैं किसी भी मुल्क की, अपने समेत, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ जब तक कि वो लोग जो हैं अंदर, जो मेजॉरिटी जो है वो
कोई मूवमेंट खड़ी कर दे, सेपरेटिस्ट मूवमेंट या कोई सेशनिस्ट मूवमेंट, तो मैं तो बिल्कुल इसलिए नहीं ये किया कि जी वहाँ पे कोई शोरश बर्पा हो जाए इस वजह से। मेरा बिल्कुल इस तरह का कोई मामला नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि उनके अगर किसानों को उनके राइट्स मिल जाएँ और वो वहीं रहें तो ठीक है, अच्छी बात है। और ये जो ये बनेगा वो और वो बनेगा ये, मेरा ख्याल है कि उन लोगों को फैसला करने देना चाहिए जो वहाँ पे होते हैं। तो दुनिया भर में किसान ऑप्रेस्ड हैं। वो गाना हमने आपसे सुनना है, लेकिन मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि किसानों की तरफ से एक मुतालबा आया कि जब हम इतने दिनों से धरना दिए बैठे में दिल्ली की सरहद के ऊपर, तो पाकिस्तानियों खामोश क्यों, आवाज़ क्यों नहीं उठाते? तो उस वक्त जवाद अहमद ने एक गाना लिखा और वो आवाज़ उठाई। मैंने बिल्कुल तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब आप समझते हैं कि मजीद काम करने की ज़रूरत है हमें ज़मीन में पाकिस्तानी? मैं समझता हूँ कि अगर वो मेरे गाने से उनकी तहरीक जो है उसके अंदर जान पड़ेगी और वो अपने मुतालबात मनवा जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि जंगो जदल के बगैर तो मैं सबसे ज़्यादा खुश होऊंगा, क्योंकि मैं इसी तरह का हूँ। मैं तो आखिरकार बॉर्डरलेस वर्ल्ड पे बिलीव करता हूँ। इंटरेस्टिंगली हमने दिखाया है कि भारतीय आर्मी चीफ इस वक्त बहुत डिप्रेस्ड हैं, ज़हनी तनाव का शिकार है, उनके फ़ौजी ज़हनी तनाव का शिकार हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, नहीं तो अपने साथी को मार देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए आपका किस्साना भी बड़ा, जो गाना है वो बड़ा बेहतर है। एक ठंडी हवा का झोंका होना चाहिए, उनको एंजॉय करना चाहिए। आपके उस गाने के साथ हमने ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक लेंगे व्यूअर्स। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। जवाद अहमद साहब का गाना किसाना। उठ उतानू किसाना हुन तू जीना है, उठ उतानू किसाना हुन तू जीना है, बोलिया तू जगदा अन्नदाता, तेरी सोनी धरती माता, तू जगदा पालनहार, हुन तू जीना है, उठ उतानू किसाना हुन तू जीना है। हवाओं के थपेड़ों से लड़ती, बर्फानी तोदों में धंसती मगर आगे बढ़ने वाली ये शख्सियत हैं अली सदपारा, जिनका मिशन है दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी पर सब्ज हिलाली परचम लहराना। गिलगित बल्तिस्तान देवमालाई किरदारों और कहानियों के बाइस मशहूर है, लेकिन आपके सामने अगर माइनस दर्जा हरारत में बगैर ऑक्सीजन सिलेंडर के केटू सर करने वाले किसी हीरो का तस्करा किया जाए तो यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन गिरते पड़ते और आगे बढ़ने वाली देवमालाई जुनूनी को सारी कौम सलाम पेश करती है। अली सदपारा के हमरा उनका जवा साला बेटा साजिद अली सदपारा भी है। इस मिशन में बाप बेटे के हमरा एक कतालवी कोपैमा भी मौजूद हैं। अली सदपारा इस मुहिम जोई में अपने बेटे को हमरा इसलिए लेकर गए ताकि पाकिस्तान की नुमाइंदगी का ये फ़न अगली नस्ल को मुंतकिल किया जा सके। मनफी दर्जा हरारत और 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने उनका रास्ता रोका, लेकिन वो आगे बढ़ते रहे। उनके ग्रुप के एक फ़र्द की तबीयत ख़राब हुई, जिसे रेस्क्यू किया गया। आज अली सदपारा, साजिद सदपारा और फिर जॉन स्नूरी दिन भर आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन ख़राब मौसमी हालात के पेश नज़र उन्हें वापस बेस कैंप आना पड़ा है। अब ये 3 रुकनी टीम 29 जनवरी को एक बार फिर नामुमकिन को मुमकिन बनाने की राह पर गामजन होगी। इस मिशन की कामयाबी के बाद साजिद सदपारा सबसे कम उम्र पाकिस्तानी कोपामा का एजाज़ हासिल कर लेंगे। हमारी दुआ है कि वतन के इन रोशन चेहरों की आंखों का ख्वाब पूरा हो और एक बार फिर अक़वाम आलम में पाकिस्तान का नाम रोशन हो। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।